नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। अब साक्षी महाराज ने अभी कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे राजनीतिक भूचाल आए हैं, लेकिन अब विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में भी साक्षी महाराज एक बार फिर से ही ऐसा एक बयान दे चुके हैं जिससे अब हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल साक्षी महाराज ने हिंदू मुस्लिम पर बयान देते हुए शमशान और कब्रिस्तान की बात को एक बार फिर से कहा है। साक्षी महाराज ने कहा है कि गांव में अक्सर देखा गया है कि अगर एक भी मुस्लिम गांव हो तो कब्रिस्तान काफी बड़ा होता है, लेकिन हिंदू दाह संस्कार के लिए गंगा किनारे या फिर खेत की मेड़ पर ही हम जाते हैं। अब हिंदुओं के साथ एक घोर अन्याय नहीं है तो और क्या है। दरअसल बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बांगरमऊ विधानसभा इलाके में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान साक्षी महाराज ने कहा कि अनुपात के हिसाब से कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। हिंदुओं के लिए शमशान की भूमि आरक्षित नहीं की जाती। ये हमारा धैर्य ही है कि हम इसका विरोध नहीं करते हैं। अब हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए। वहीं अब साक्षी महाराज के इस बयान पर जमकर हंगामा भी शुरू हो गया है, क्योंकि विपक्षी पार्टी के नेता इस बयान पर अपनी सख्त प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन्होंने चुनाव में बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि उपचुनाव में आखिर कब्रिस्तान और शमशान का राग क्यों छिड़ा है। आज इसी सवाल के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज बड़ी बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा इलाके में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा जिसको लेकर के राजनीतिक संग्राम मचा हुआ है, आप भी सुनिए। वो ये दुर्भाग्य है, अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं। घोर अन्याय नहीं है क्या? मजबूरी कुछ नहीं है। काय की मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हमारे धैर्य और हमारी शालीनता का परिचय न लिया जाए, परीक्षा न ली जाए। तो सांसद साक्षी महाराज को आप सुन रहे हैं। अपने ऐसे ही बयानों के लिए सांसद साक्षी महाराज हमेशा से चर्चा में रहे हैं। हालांकि उपचुनाव के भी इस चुनाव प्रचार में एंट्री देर से हुई है, लेकिन जैसे ही एंट्री हुई विवादों के साथ एक बार फिर से साक्षी महाराज का जो नाम है वो जुड़ गया। और साक्षी महाराज जो बयान दे रहे थे उसको आपने सुना भी है, कैसे उन्होंने एक बार फिर से उपचुनाव के बीच में शमशान और कब्रिस्तान को लाकर के नए विवाद को जन्म दे दिया है। अब इस पर जो तीखी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आनी शुरू हो गई हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से सख्त ऐतराज इस बयान को लेकर के जताया गया है। आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाले इस बयान को बताया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आखिर इस तरीके के बयान के मायने क्या समझे जाएं और साक्षी महाराज आखिर ये नफरत की राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो उपचुनाव को लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। हर जगह पर जहां भी उपचुनाव होने हैं वहां पर पार्टियों की तरफ से अपना चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और उसी कड़ी में बांगरमऊ में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए साक्षी महाराज ने जो बयान दिया वो उस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर के अब राजनीति भी जमकर हो रही है। और बीजेपी के ऊपर आरोप अब तमाम विपक्षी पार्टियां ये लगा रही हैं कि आखिर ये नफरत की राजनीति क्यों की जा रही है। साक्षी महाराज के इस बयान को लेकर के सभी अपनी आपत्तियों को दर्ज करवा रहे हैं और खासतौर से इसका विरोध विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि चुनावी मौसम है, इसलिए चुनावी मुद्दा बनते देर नहीं लगती। और अब इस मुद्दे को लेकर के भी विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। इसको नफरत की राजनीति से भी जोड़ करके तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आखिर इस तरीके के बयानों के मायने क्या हैं। जब उपचुनावों के अंदर चर्चा विकास कार्यों की होनी चाहिए, स्थानीय मुद्दों की होनी चाहिए, लेकिन उन सब के बीच में अगर कब्रिस्तान और शमशान का जिक्र होने लगे तो फिर इससे विवाद जुड़ना तय है। और वही हुआ जो कि साक्षी महाराज ने जो बयान दिया उसके बाद अब इसको लेकर के जमकर इसकी आलोचना के साथ साथ राजनीति हो रही है। राजनीतिक रोटियां भी खूब सेक रही हैं अब इस बयान के बाद। और अब यह बयान और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि उपचुनाव के बीच में एक नया मुद्दा साक्षी महाराज ने विपक्षी पार्टियों को दे दिया और इसी के आधार पर अब इसको नफरत की राजनीति के साथ जोड़ करके तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। तो 3 नवंबर को 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और उन्हीं सब जगहों पर आप देख रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव प्रचार है वो लगातार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष तक सभी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और उसी बीच उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज की तरफ से बांगरमऊ में जब वो नुक्कड़ सभा करने के लिए पहुंचे हैं तो वहां पर यह बयान दिया गया जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि अनुपात के हिसाब से
शमशान और कब्रिस्तान होने चाहिए। उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि अगर गांव के अंदर एक परिवार मुस्लिम का है तो उनका कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है, लेकिन उन्होंने हिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमें अपने शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए या तो खेत की मेड़ पर ले जाना पड़ता है या फिर गंगा के किनारे हम उसका दाह संस्कार करते हैं। यह हमारा धैर्य है और हमारे धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। इस बातों को कहते हुए उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। तो चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में जो बयान है वो बेहद तेजी के साथ राजनीतिक होते हैं और राजनीतिक अब चूंकि व्यक्तित्व है और साक्षी महाराज का विवादों से पुराना नाता भी है, क्योंकि जब भी वो इस तरीके के बयान देते हैं वो चर्चा का विषय बनते हैं। और वही कमोबेश एक बार फिर से हुआ है जब उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज की तरफ से ये बयान दिया गया और उसके बाद अब इसको लेकर के जमकर राजनीति शुरू हो गई है। हमारे धैर्य और शालीनता की परीक्षा ना ली जाए। और बीजेपी चुनाव आते ही नफरत की राजनीति कर रही है, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया। इस तरीके से अब तमाम आलोचनाएं इस पूरे विवाद को लेकर के अब शुरू हो गई। और चलिए अब यहीं से बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। अनीस अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे ही चर्चा की आज शुरुआत करते हैं। बाकी मेहमान हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे। अनीस जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। अनिल जी, कैसे देख पा रहे हैं एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते जो बात सांसद साक्षी महाराज की तरफ से कही गई, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अनुपात के हिसाब से कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए? मैं अपनी बात बहादुर शाह जफर के एक बहुत मशहूर शेर से शुरू करना चाहता हूँ जी। 1857 में जब उनको माजूल करके अंग्रेज़ों ने बर्मा में भेज दिया तो उस वक्त उन्होंने एक शेर ये कहा था एक गज़ल में, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं आर में। उनको हिंदुस्तान जो है महबूबा की गली लगती थी बहादुर शाह जफर को, और यहाँ उनको दफन होने की जगह नहीं मिली तो उसका उन्हें मलाल था। फैज़ अहमद फैज़ के एक नज़्म के कुछ टुकड़े और सुनाना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं असल बात पे आऊँ। जी जी बिल्कुल। उनकी एक मशहूर नज़्म है निसार मैं तेरी गलियों के, उसमें वो फरमाते हैं, निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन की जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जी। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, चक्कर के लिए निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले, जिस्म जान है अहले दिल। बस 2 लाइनें है अहले दिल के लिए जी। अब ये नज़्में बस्तों कुशाद खोलने और बंद करने का जो इंतज़ाम है अब दिल वालों के लिए ये रह गया है अहले दिल के लिए अब ये नज़्में बस्तों कुशाद कि संग व खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद, कि पत्थर और ईंटें जिससे कुत्तों को डराया जा सकता है वो तो कैद कर दिए गए और कुत्ते आज़ाद हैं। जब से आरएसएस और बीजेपी की सरकारें हिंदुस्तान में आई हैं, जिन्हें अवाम ने इसलिए चुना था कि ये लोग उनकी बेरोजगारी दूर करेंगे, गरीबों की बहू बेटियों की इज्जत बचाएंगे, जुर्म का खात्मा करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, इकनॉमी को मजबूत करेंगे, अपनी सरहदें मजबूत करेंगे। पिछले 2014 से अब तक इनमें से किसी भी अवाम की ख्वाहिश पर ये पूरे नहीं उतरे। अब ये जगह जगह जहां कहीं इनको कमजोरी नजर आती है, जैसे बांगरमऊ में ये हार रहे हैं बहुत खुले तरीके से, तो अब वहां पर ये हिंदू मुस्लिम की बात उठाते हैं। ये इनका बहुत पुराना हथकंडा है। लेकिन बिहार में जो कुछ हो रहा है उससे अंदाजा हो रहा है
कि अब चाहे योगी जी बात करें नफरत की, चाहे नीतीश कुमार जी कोई कलाबाजी करें, नौजवान तबके में ये बात आ गई है कि उनकी भूख, बेरोजगारी और इलाज की समस्याओं पर बीजेपी कोई ध्यान नहीं दे रही है। चलिए अनीस जी, आपकी तो इसी ये बात जो के साथ थोड़ा शोषा इसको और साक्षी आगे बढ़ाएंगे महाराज ने चर्चा छेड़ा को, है, क्योंकि कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए ये हैं, भी उनका परिचय मैं अपनी अब करवा देता हूं। कमर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कमर अली जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और विवेक साइलस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक साइलस जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कमर अली जी, बहुत जल्दी से आपके ही पास आ जाता हूं। देखिए, मुस्लिम स्कॉलर हैं अनीस अंसारी जी, उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब एजेंडा नहीं होता है तब फिर ये धर्म और जो इस तरीके की नफरत की बातें हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। और बात उनकी सही है, अगर उपचुनाव हो रहा है तो वहां पर स्थानीय मुद्दों का जिक्र होना चाहिए, लेकिन सांसद साक्षी महाराज जब पहुंचते हैं तो फिर वो शमशान और कब्रिस्तान का राग एक बार फिर से छेड़ देते हैं। अब इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है, कैसे देखेंगे इसको, कमर अली जी? देखिए ये जी, हम विकास पे ही बात करते हैं, हम रोजगार पे बात करते हैं, हम गरीबी पे बात करते हैं, हम योजनाओं पे काम कर रहे हैं। हमारा मुद्दा यही कल था और आज है। हमने सुरक्षा देने का वादा किया, आम नागरिक को वो दे रहे हैं। भाइयों और बहनों के लिए जो भी हम कर सकते थे, माताओं के लिए, वो हमने किया। आप देखा कोरोना काल में जनधन योजना से हमने अपनी बहनों को, अपनी वालदाओं को हमने 500 रुपए दिए। कोरोना काल में हमने गरीबों को अनाज दे दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने मकान दिए और आप भी दे रहे हैं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आयुष जी लेके बैठेंगे, सुबह से शाम तक हो जाएगा, जबकि उनकी योजनाओं का नाम नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि हम योजनाओं पे काम कर रहे हैं। और हम योजनाओं पे 14 पे हम लड़े, फिर उसके बाद हम 17 पे लड़े, फिर 19 पे हम लड़े। हम योजनाओं पे ही लड़ रहे हैं और गरीबों के जो आखिरी खड़ा व्यक्ति है उसको योजनाओं का लाभ दे रहे हैं और सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। और आपने ये देखा, हमारे वक्त पे कोई भी दंगा, चाहे पूरब से लेकर पश्चिम तक हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हो, कोई भी दंगा हमारे यहाँ जातीय नहीं हुआ है, कोई भी गैंगवार नहीं हुआ है। हमारी सरकार ठीक है, चल रही है। लेकिन कमर अली जी, फिर जरूरत क्या है ऐसे बयान की? अगर इतनी लंबी फहरिस्त है उपलब्धियों की आपके पास और बीच में चुनावों का भी आपने जिक्र किया कि उसमें भी आप लोगों ने साबित किया कि जनता भरोसा कर रही है, तो फिर ऐसे बयानों के क्या मायने और क्यों इस तरीके का बयान दिया गया सांसद साक्षी महाराज की तरफ से? एक बात बता दूं, बहुत, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास के एजेंडे पे चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट ये कह रखा है, जो भी लोग इस तरह के बयान देते हैं, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमेशा सख्त रहे हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो। आपने देखा कुछ लोगों ने गलत बयानी करी थी, उन लोगों को रक्षा समिति से भी हटाया गया था। और आने वाले समय पे जो भी गलती इस तरह की करते हैं, क्योंकि हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास के बीच में हम जाते हैं, क्योंकि सारे धर्म, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, वो उनको योजनाएं सारे लोगों के लिए हम लोग लाते हैं और उनके लिए हम काम कर रहे हैं। हम उनको इंसान मानते हैं और इंसान। ठीक है, तो कमर अली जी, आप मानते हैं कि सांसद साक्षी महाराज ने जो बयान दिया वो गलत है और उनको नहीं देना चाहिए था ऐसा बयान? देखिए, किन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया है, किन परिस्थितियों में, लाना चाहूंगा यहाँ पे लफ्ज, किन परिस्थितियों में उन्होंने जवाब दिया है, क्या उनका मकसद था? ये पार्टी हमारी अगर जो होगा, उस पार्टी हमारी संज्ञान लेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी वक्त पे संज्ञान लेते, माननीय प्रदेश अध्यक्ष नहीं, कमर अली जी, परिस्थितियां क्या, एक नुक्कड़ सभा के अंदर ऐसी क्या परिस्थितियां हो सकती है? और वो तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उनका हम लोगों ने देखा है कि विवादों के साथ पुराना नाता है। वो जब भी स्टेटमेंट देते हैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है उसके अंदर। तो क्या ये मान के चला जाए कि जानबूझ करके इस तरीके से इम्प्लांट किया गया और जानबूझकर उन्होंने हवा दी इस तरीके के बयान को, जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उनको नहीं कहना चाहिए। देखिए आयुष जी, मैंने आपसे एक बात कही, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी नीतियों को आगे बढ़ाता हूँ। मेरी जो भारतीय जनता पार्टी की नीति, मैं उसको आपसे अवगत करा रहा हूँ। समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, यही तो समझना है कमर अली जी। कमर अली जी, आप एक कार्यकर्ता हैं। कमर अली जी, आप एक कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ आप एक प्रवक्ता भी हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आपके चुने हुए सांसद इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सवाल तो यही है ना कमर अली जी। देखिए, मैंने आपसे कहा क्या परिस्थितियां रही, वो पार्टी उस मामले को संज्ञान में लेगी। देखिए, हमारी पार्टी जो कार्यकर्ता बोलते हैं, छोटे छोटे मसले जो है उनको संज्ञान में लेते हैं और हमारी पार्टी ऐसा गंभीर और गंभीर पर मैंने आपको गिना दिया कैसे कैसे लोगों को कमेटियों से हटाया गया, किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी गई है। देखिए, हमारी पार्टी बिल्कुल साफ सुथरी है और साफ सुथरे लोग पसंद करती है। हमारी पार्टी एक एजेंडे पे चलती है कि इंसान के लिए कौन काम करना है और इंसान के इंसानियत के लिए काम करना है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए, हमने आपसे विवेक साइलस जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। ठीक है,
विवेक साइलस जी, देखिए आप यहाँ पर कमर अली जी तो इस बात को कह रहे हैं और वो इस बात को ये भी कह रहे हैं कि देखिए किन परिस्थितियों में दिया गया वो जांच का विषय है और अगर ऐसा दिया उन्होंने बयान तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या समझा जाए इस बयान के मायने को, क्या समझ पाया? जी आयुष जी, देखिए कहीं ना कहीं कमर जी की हम मजबूरी भी समझ सकते हैं। हम जानते हैं क्या मजबूरी है उनकी। खैर, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी आयुष जी जो कि हथियारों के साथ इनके जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए खड़े रहते हैं उनको तलब जो किया जाता है लखनऊ, लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछा जाता है। जो अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बात की थी, अभी वीडियो वायरल हुआ है कि उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था। वही बलिया के विधायक जो एक हत्यारे के साथ खड़े थे और आज भी सीना चौड़ा करके खड़े हैं। तो ये तो इनकी हुई बात। इनके विधायक और भी हैं, श्याम प्रकाश जी आप जानते होंगे कमर जी, उन्होंने आप ही की पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्या कार्रवाई की? या तो वो सच बोल रहे हैं या तो आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से एक बात है। ब्रिजभूषण राजपूत ने आपके ऊपर जो आप ही के विधायक हैं उन्होंने आप पे आरोप लगाया खनन को लेके, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कि दोनों तो नहीं बोल सकते हैं। देवमणि द्विवेदी ने भी बोला, राधा मोहन दास अग्रवाल जो आपके 5-6 बार के विधायक हैं उन्होंने भी आप पे आरोप लगाया, उन पे क्या कार्रवाई कर ली? खैर आज ये चर्चा नहीं आयोजित, चर्चा ये है कि साक्षी महाराज ने क्या बयान दिया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है, जब भी चुनाव आते हैं, चाहे उपचुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, कहीं का हो, तो ये आपका ईद, दिवाली, शमशान कब्रिस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद, राष्ट्रवाद, ये सब तड़ातड़ ये सारे मुद्दे सामने आने लगते हैं। साक्षी महाराज चुनाव जीतने के बाद, कमर अली साहब आपसे पूछ रहा हूं कि बलात्कारी कुलदीप सेंगर से मिलने जेल गए थे, उनको धन्यवाद किया था, क्या एक्शन ले लिया? कुलदीप सेंगर तो बलात्कारी है, तो कोर्ट में माना है, जेल में है। साक्षी महाराज क्यों गए थे उनसे मिलने? उनका आशीर्वाद भी लिया था और उनको धन्यवाद भी दिया था। आपने साक्षी महाराज के खिलाफ क्या एक्शन ले लिया? देखिए साक्षी महाराज को ये नहीं दिख रहा है कि आज उनका क्षेत्र चाहे उन्नाव हो, जाजमऊ हो, बंथरा हो, कानपुर हो, वहां का चमड़ा उद्योग लगातार गिर रहा है, इंडस्ट्रियल पलायन हो रहा है वहां से। आपको पता है कमर अली साहब, 2100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो चमड़ा उद्योग के थे उसी क्षेत्र से उठ के बांग्लादेश चले गए, और आप लोग को हिंदू और मुसलमान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस पे आप ध्यान रखिए ना। वैसे भी आज इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, लोग पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, धंधे उद्योग बांग्लादेश चले जा रहे हैं, और आप यहां बैठ के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। चलिए कमर अली जी से जवाब लेता हूं। कमर अली जी जवाब दीजिए। और पहले भी बहुत बयान दिए सांसद साक्षी महाराज की तरफ से, कार्रवाई तो नहीं हुई उनके ऊपर कोई भी, इस बार उम्मीद कैसे करें? देखिए विवेक जी ने जो नाम लिया कुलदीप सिंह सेंगर का, तो ये बताता चलूं मैं आपको, क्योंकि जब हमारी सरकार बनी ये मामला विवेक भाई को याद होगा। एक मिनट भाई, आपका भाई एक सवाल का जवाब दिए विवेक भाई। मैंने आपकी बात को खामोशी से आपकी तारीफ को सुना है, जहाँ पे तारीफ करी है, तो मैं आप भी तो अपनी थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा सा विवेक भाई। तो कुलदीप सिंह सेंगर को जो मसला था, आपने देखा 15 का मसला था, वो हमारी सरकार में उजागर हुआ और माननीय मुख्यमंत्री तत्काल कार्रवाई करी, उनकी गिरफ्तारी करी। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। आपके समाजवादी विधायक से उस जमाने में ये वारदात हुई थी, बता देना चलने से बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को बख्शने वाले शख्स नहीं है, वो किसी को नहीं बख्शते हैं। उन्होंने तत्काल जो था गिरफ्तारी, देखिए सजा भी उनको हो गई, वो जेल की सलाखों के पीछे। ये हमारी उपलब्धि है। कोई भी इस तरह का काम करता है, किसी भी पार्टी से अगर आया होगा, ठीक है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जैसे आप एक इल्जाम लगा रहे हैं, आपने खनन की बात करी, मेरे भाई जरा याद करिए, हमारे क्या तो ऑनलाइन आपके विधायक ने लगाया है। अरे जनाब सुनिए तो भी भाई, सबर, आप पैमाना रखिए, बात करिए ना, सबर का पैमाना रखिए। आप एक बात का मैं जवाब दे रहा हूं मेरे भाई, आप सबर का पैमाना तो रखिए कम से कम। मैंने पहले सुना विवेक साले जी, थोड़ा सब्र रख लीजिए विवेक जी, क्योंकि कमर अली जी के ही ऊपर आरोप है, उनको ज्यादा जवाब देना है आज, थोड़ा समय उनको हम लोग देते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। की बात करी, हमारे क्या खनन का एक सिस्टम ये ऑनलाइन हमने प्रक्रिया कर दी, टेंडर प्रक्रिया का ऑनलाइन कर दी है, हमने उसको एक बिल्कुल उजागर कर दिया। आप भी भर सकते हैं, उसके अंदर जो भी उसके हकदार है वो भर सकते हैं। आप क्या जनाब तो गायत्री प्रजापति जो थे, सुबह मजदूरी करते थे और शाम को पहुंचा के आते थे। विवेक भाई आपको भी ये मालूम है, गायत्री प्रजापति कहाँ मजदूरी आपने देखा था के मामले में क्या क्या लूट करे भाई। आपके ऐसी बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री लड़े थे। अरे आपके माननीय मुख्यमंत्री किस बात का शिवपाल जी लड़े थे बताइए तो मैं। आप स्टेज पे जब सीने ताने में थे
जब माननीय शिवपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर लड़े, किस बात पर लड़ रहे थे? आपको मालूम है विवेक भाई, क्या शोभा देता है एक मुख्यमंत्री सीने तान के स्टेज पे लड़े, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एक कमर अली जी, देखिए समाजवादी पार्टी को क्या शोभा देता है क्या नहीं देता है ये उनका अपना पार्टी का विषय है, वो अपना स्पष्ट करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, सांसद साक्षी महाराज ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं और क्यों देते रहते हैं इस तरीके के विवादित बयान? उनका नाता ही हो गया है विवादों के साथ। और इससे पहले भी कोई कार्रवाई आप लोगों ने सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ नहीं की। अब आप यहाँ चर्चा में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई अगर इसकी जांच हो, देखते हैं कि उन्होंने किस परिस्थिति में दिया। लेकिन सांसद साक्षी महाराज तो पहले भी विवादों के साथ जुड़े रहे हैं। भाई विवेक भाई ने जो एक विवेक भाई ने जो एक लफ्ज कहा उसको मैंने उनको जवाब दिया। आपसे मैंने इस बात का जवाब मैं पहले आपको दे चुका हूं कि मेरी पार्टी बिल्कुल संज्ञान लेगी। हमारे क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सख्त है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी सख्त है। अब जो बयान होगा उसको पार्टी उसको संज्ञान में लेगी। देखिए हमारे यहाँ किसी को माफ करने वाले लोग नहीं है, इनके लड़ने वाले लोग। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, पहले बयान दे दीजिए, बाद में कहिए पार्टी संज्ञान ले रही है। भाई पार्टी की लाइन क्या है ये तो सारे नेताओं को पहले ही पता होती है ना। प्रधानमंत्री जी तो पहले दिन से बता रहे हैं कि हमको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, लेकिन पार्टी के बड़े नेता ही नहीं समझ पा रहे हैं। प्रवक्ता तो बताते हैं इस बात को बैठ के, लेकिन सांसद साक्षी महाराज को कौन समझाएगा? सवाल ये है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि हमारी पार्टी जो है परिवार की पार्टी नहीं है। फिर मैं कहता चलूं आपसे, विवेक साइलेंस भाई जो आते पार्टी परिवार से आते हैं, हमारी पार्टी में बिल्कुल कार्रवाई होती है। हम माफ करने वाले लोग नहीं हैं किसी को भी। आ रहा हूं साइलस जी, मुझे पता है आपको जवाब देना है, लेकिन अनिल अंसारी जी, क्या सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी को जानबूझ के इम्प्लांट किया जाता है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैं यस कर रहा हूं कि आरएसएस और बीजेपी की हुकूमतों से ये उम्मीद रखना कि ये कास्ट सिस्टम और कम्युनल सिस्टम से दूर हटेंगे, ये बिल्कुल कच्चे जहन की बात है। इनका पूरा खमीर इसी बुनियाद पे बना हुआ है कि आवाम को रिलीजन और कास्ट की बुनियाद पे बांटने की कोशिश करते हैं, उस पर हुकूमत करते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने पिछले इलेक्शन में शमशान और पाकिस्तान की बात की थी। अब आप प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो साक्षी महाराज को डिसिप्लिन करेंगे, मुझे इसमें कोई दम नजर नहीं आता। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सेक्शन 123 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करें, मगर वो भी आजकल बिल्कुल सारे संस्थाओं को इन्होंने कमजोर कर दिया है बीजेपी वालों ने। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन इसका कोई नोटिस लेगा। लेकिन अगर नोटिस ले ले, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो जाए, तो एक दिन में ये लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बहादुर लोग नहीं है, ये दिल के बहुत कच्चे लोग हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है कि अब ये सजा में जाएंगे तो माफी मांग लेते हैं। इनके सबसे बड़े जो आइकन है सावरकर, वीडी सावरकर, जब उनको अंग्रेजों ने कैद किया तो 11 पिटीशन दी और कहा कि हमें माफी मांगते हैं, हम तो आपके वफादार हैं। तो इनके जो पॉलिटिकल पूर्वज हैं वही बहुत बुज़दिल है, बहादुरी की बातें करते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही सजा का डर होता है तो माफी मांग लेते हैं। यही साक्षी महाराज के साथ भी होने वाला है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो क्रिमिनल तो ये फौरन माफी मांग लेंगे, मेरा ऐसा कहना है। और ये जानबूझ के करते हैं। ये लोग हिंदुओं मुसलमानों को, बड़ी जात और छोटी जात को, इनको आपस में भिड़ाकर वोट हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत ये ठीक से नहीं चलाने पा रहे हैं। इनके जमाने में 1 साल के अंदर अर्थव्यवस्था 29% नीचे चली गई, जीडीपी का। मैं आयुष भाई जवाब दे दूंगा अनिश भाई की बात का। ठीक है, ठीक है। आप 14 करोड़ से ज्यादा जॉब खत्म हो गए। साइलस जी भी बहुत देर से बैठे हैं। साइलस जी, विवेक साइलस जी, देखिए आयुष जी, हमने तो अपनी बात की ही नहीं। हमने कमर जी से तो अपनी बात ही नहीं की। मैं तो समाजवादी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ कमर जी, मैं तो आपके विधायकों की बात कर रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ श्याम प्रकाश की, जो आपके हरदोई के बगल के जिले के विधायक हैं, लखनऊ से, आप जानते होंगे। प्रजापति तो आपके उनकी बात करने में क्या दिक्कत है? उनके बारे में तो बात करना चाहिए विवेक भाई। अरे सुनो तो यार, कमर अली आप टोकने लगे। आप ही के विधायक ने कहा है कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक काल में इतना भ्रष्टाचार होते उन्होंने नहीं। कमर अली जी देखिए भाई, अब आप धैर्य से, कमर अली जी अब आप इत्मीनान से सुने, कमर अली जी अब आप इत्मीनान से सुने, क्योंकि फिर आप बोलेंगे तो विवेक साइलस जी बोल लेंगे बीच में। इसलिए विवेक जी आप अपनी बात कहिए, कमर अली जी आप जवाब दीजिएगा बाद में। बैठे हैं आप। देखिए, मैं तो श्याम प्रकाश जी की बात करता हूँ आयुष जी, जिन्होंने कहा, इनके खुद के विधायक हैं, कि
ऐसा भ्रष्टाचार होते हुए उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा, राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। बृजभूषण राजपूत इन्हीं के विधायक है जो कि बुंदेलखंड से आते हैं। उन्होंने कहा इतना बड़ा खनन में घोटाला और भ्रष्टाचार होते हुए, ये समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा हूं। और आपके बलिया के विधायक जो हत्यारों के साथ खड़े हो जाते हैं, उनको आप फूलमाला पहनाते हैं। जैसे सुबोध सिंह की बात करिए, जो शहीद सुबोध सिंह बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड कह रहा, बुलंदशहर में जो शहीद हो गए थे, उनके जो दोनों मेन अभियुक्त थे, शिखर अग्रवाल और दूसरा त्यागराज, उन दोनों को जब वो छूट के आए तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको फूल मालों से स्वागत किया था। और शिखर अग्रवाल को तो आपको याद होगा पदाधिकारी भी बना दिया था जब वो जमानत में छूट के आया था। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए आयु जी, मुद्दे आज जानते क्या है? मुद्दे आज है बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला और महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, किसान जो कि आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी, महिलाएं जो जिनके ऊपर बलात्कार हो रहे, ये है मुद्दे। ये हिंदू मुसलमान, ईद, दिवाली, कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, आतंकवाद, ये करके अब जनता ऊब चुकी है। जनता के कान में से खून निकल आया है कमर भाई, ये सब खून निकल के। और आप इन लोग, चलिए अब कमर अली जी से जवाब लें। कमर अली जी, इन लोगों में आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाए। चलिए कमर अली जी एक एक करके जवाब दीजिएगा, एक एक करके। पहले अनीस जी की बात कर, उसके बाद साइलस जी की बात कर। कमर अली जी। अनिल जी का मैं बात का पहले जवाब देता हूं। वो चीफ सेक्रेटरी तक यूपी के गए हैं और उनका अच्छे मुकाम पे रहे हमेशा। वो भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार रही अनिल भाई आपके साथ? क्या कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करी क्या आपके साथ? जो आज मुस्लिम अधिकारी का कोई भेदभाव है? आप जानते हैं आज की तारीख में कितने आईएएस और पीसीएस मुसलमान चुन के आ रहे, क्या भेदभाव है? ये हमें आप अनिल देखिए भड़काइए नहीं लोगों को। आपने अनिल भाई अच्छे पदों पे रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अच्छे पदों पर जिन्हें कहते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी कुर्सी तक गए हैं। आपको ये इस तरह का बयान आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता है कि आपके ऊपर इस तरह से बयान अच्छा लगे? तो देखिए कुछ चीजें ऐसी आती हैं, कुछ मामलात ऐसे आते हैं जो आप अपने स्वार्थ के लिए किसी को भड़का रहे हैं। अनिल भाई बराए मेहरबानी अपने स्वार्थ के लिए किसी को ना भड़काएं, क्योंकि आपके साथ भेदभाव कमर अली जी, अनीस जी कहाँ भड़का रहे हैं? भड़का तो सांसद साक्षी महाराज रहे हैं। अनीस अंसारी जी तो उस पर अपना कमेंट दे रहे हैं। शुरुआत तो सांसद साक्षी महाराज ने की। अनीस देखिए, अनीस भाई ने जब हमारी सरकार की बुराई करी है, जब अनीस भाई ने जब बातें करी तो मेरी बात भी तो सुनेंगे। अनीस भाई नहीं सुनेंगे? मैंने कहा उसकी बात को सुना, आपकी उनकी बात को सुना। ठीक है, क्या इनके साथ भेदभाव हुआ? प्रमुख सचिव रहे उस जमाने में मेरी सरकार के वक्त में, क्या इनके साथ भेदभाव हुआ? जो भी अधिकारी रहे, कितने डीएम रहे, आज भी कितने डीएम है? अरे ये सब भेदभाव कहां से आपके दिमाग में आता है भाई? कहां से खुराफात आपके दिमाग में आ जाता है भाई? आप वीसी भी रहे हैं जिसमें विवाद चल रहा है, आप जानते हैं। आप वीसी भी तो रहे ना वहां, तो आपके ऊपर मैं इल्जाम उठाने लगूं भी व्यक्तिगत, तो गलत है ना ये तो। चलिए अनिल जी की बात का जवाब हो गया, साइलस जी की बात का जवाब दें। अनिल जी मैं आऊंगा आपके पास। साइलस जी आप जो है बताते हैं कि बिल्कुल 15 साल में आपने लगातार सरकार चली है, 15 साल तक। 15 साल में जो आप नौकरियां नहीं दे पाए विवेक भाई, हमने नौकरियां लगातार, हमने बेरोजगारों को नौकरियां दी हैं। आपको ये लगता है कि हम काम नहीं कर पाए? आप एक जाति विशेष को नौकरी देते थे, हम एक जाति विशेष को नौकरी नहीं देते हैं। हमारी सरकार ने 3 गुना नौकरियां आपकी सरकार से ज्यादा दी हैं। उसको बताना आयुष जी बहुत लाजमी है। 1,37,253 सिपाही हमने भरे हैं। बेसिक शिक्षा में जो हमने पद भरे हैं 85,983 भरे हैं। राष्ट्रीय शोध मिशन के तहत हमने जो भरे 28,622 भरे। यूपी लोक सेवा आयोग 26,000। ये उपलब्धियां हो गई, ये तो उपलब्धियां हो गई भाई, इसका फैसला जनता पे छोड़ते हैं हम। कमर अली जी, जब इतनी लंबी फहरिस्त है तो हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, आतंकवाद, इन सारी चीजों की आवश्यकता चुनावों के अंदर क्यों पड़ जाती है? सवाल ये है, और ये बेसिक सवाल हर बार होता है चुनाव से पहले। जितनी बातों का इन्हें सवाल किया उतनी बातों मुझे बराए मेहरबानी जवाब दे लेती थी, बराए मेहरबानी जवाब दे लेती। बेरोजगारी के ऊपर बात करी थी, तो जो नौजवानों को रोजगार मिला है, जो 26,103 लोग हैं लोक सेवा आयोग में गए हैं, कोई भी नियुक्ति क्या हाईकोर्ट में हमारे अभ्यर्थियों से गए? नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भी नियुक्तियां हुई है साफ सुथरी हुई, चयन उनका साफ सुथरा हुआ। हर जाति धर्म के लोग आए, इनके वक्त एक ही जाति धर्म के लोग आते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो बेफायदे बेवजह की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा में 24 आ रहे हैं। अधिनिक सेवा आप बताइए, मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने आज तक के कम से कम 3 लाख से समथिंग नौकरियां दे दी।
3 लाख के ऊपर ही नहीं नौकरियां। अभी हमारी 6 लाख की और निकल रही हैं, वो भी 6 लाख अगले साल तक सबको मिल जाएंगे। 3 लाख 20 साल और है, फिर 3 साल अगले साल और है। आप बताइए क्या टारगेट छू पाए? कोई भी नियुक्ति आपकी ऐसी नहीं रही है जो हाई कोर्ट न गई हो, सुप्रीम कोर्ट न गई। मेरे भाई विवेक जी, आप रोजगार की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए। आप जिस मुद्दे पे विवेक भाई बात करेंगे, मैं आपको उस मुद्दे पे जवाब दूंगा। हमेशा सच बोलिए, सच का बीड़ा उठाया तो सच जनता के लिए बोलिए। 15 साल तक आपने काम किया नहीं, हमने 3.5 साल में जो उपलब्धि थी उसको स्वीकार करिए मेरे भाई। विवेक साइलस जी, मुझे तो उम्मीद थी कि कमर भाई कुछ सच बोलेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे चैनल पे आके। खैर, नौकरियां कितनी दी है मैं बताता हूँ। देखिए, आयुष जी, नौकरी निकली थी सहायक कोषागार लेखागार भर्ती की नौकरी निकली थी, जो 5 साल से पेंडिंग है, अभी तक वो नहीं दे पाए। 12,460 शिक्षक भर्ती थी, वो नहीं दे पाए। ये 5-5 साल 4-4 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। आप गाड़ी की बात चले जाइए, मीडिया देख लिए मेरे भाई। अरे रिटर्न में है, मैं लिस्ट अगर आपको लड़ना है तो लड़ लो यार। अगर आपको लड़ना है तो लड़ लीजिए। अगर आपको लड़ना है, बहस को खराब करना है तो लड़ लीजिए। आपको एड्रेस दे दूं, मैं एड्रेस दे देता हूँ, जो लोग नियुक्तियां पाएंगे। अगर आपको लड़ना है और बहस को, डिबेट को खराब करनी, तो चलिए खराब कर देते हैं। विवेक भाई, आप मेरे ऊपर बोलिए, मैं आपके ऊपर बोलता हूँ। आप तो काबिल आदमी हो। जब मैंने आपको इतनी देर तो थोड़ी देर हमको भी ध्यान में सुनिए और झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए कमर अली जी सुनेंगे। विवेक साइलस जी कंप्लीट करें। अंसारी जी आयुष, सबसे पहले तो कमर अली साहब से ये कहूंगा कि पिछली सरकार के पल्लुओं में छुप के बात करना बंद कर दें। आपकी सरकार ने क्या किया वो बताएं। इन लोगों की पुरानी आदत है, पिछली सरकार के पल्लू में भाग जाते हैं, छुप के लगते हैं बात कर। विवेक भाई, वही तो मैं अभी फिर बोलने लगे हैं, आप फिर बोलने लगे। अभी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, 31,661 जो भर्तियां हुई है, उसमें कितनी बड़ी धांधली पिछले हफ्ते हुई है, उसमें हाई कोर्ट ने इन लोगों को फटकार लगाई है। 69,000 जो भर्तियां हो रही थी शिक्षकों पे, उसमें अरबों रुपए का जो इन लोगों ने घोटाला किया है, वहां के एसएसपी को भी ट्रांसफर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जब वो खुलासा करने लगे। यही प्रयागराज की बात है। सहायक कोषागार की जो भर्तियां थी उसको आज तक नहीं कर पाए। 68,500 जो भर्तियां थी, जो पेंडिंग थी, उसमें से भी आज 22,000 भर्तियां बाकी है, और वो भी हाई कोर्ट दे रहा है किस्तों में, सरकार नहीं दे रही है। जो लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट दे रहा है, जो कि नौकरियां सरकार को देनी चाहिए। इनको बैठ के शर्म भी नहीं आती है बोलने, वो इनका काम हाई कोर्ट कर रहा है। और घोटाला कहां नहीं हुआ? मिड डे मील में आपने घोटाला किया, बाल विकास पुरस्कार में बच्चों के फर्नीचर पे आपने घोटाला किया, 69,000 शिक्षकों के भर्ती में आपने घोटाला किया, सीएनडीएस में 25,000 के चैनल का 25,000 करोड़ का घोटाला किया। आयुष जी, आप ही के चैनल ने दिखाया। अरे आप तो वो लोग हैं कि पीपीई किट और मास्क, जहां लोगों की जिंदगी और मौत का फर्क पड़ रहा था, जहां लोगों की जिंदगी और मौत से हो रहे थे, उसमें भी आपकी सरकार पैसा खा गई और हजारों करोड़ का घोटाला इसी उत्तर प्रदेश में किया। और आपको शर्म भी नहीं आती है बात के? ऐसी बात करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम हो रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार आपको नहीं दिखता, बलात्कार आपको नहीं दिखते, बेरोजगारी आपको नहीं दिखती, किसान आपको नहीं दिखते, जो मजदूर आपको नहीं दिखते। सबके बीच में उन्नाव के साक्षी महाराज का ये बयान, उन सबके बीच में ये बयानबाजी का भी जिक्र होता रहे थोड़ा सा, क्योंकि भाई ये बयानबाजी क्यों हो रही है, सवाल ये भी है, आज की चर्चा का विषय भी है। चलिए अंसारी जी, कमर अली जी ने जो बात कही आपको लेकर के, मैं चाहूंगा थोड़ा जवाब दें उसका। देखिए, मुझे 2-3 छोटी जी देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। एक, ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानों में मुसलमानों के आने की बात उठा दी, इस मामले में सुदर्शन टीवी जो आरएसएस का माउथपीस है, उसको हाई कोर्ट ने डांट लगाई कि एक इतना स्वच्छ और साफ सुथरा इलेक्शन, उसका सिलेक्शन का सिस्टम है, उस पर आप क्यों कम्युनलाइज कर रहे हैं। उसको उन्होंने नाम दिया था सिविल सर्विस जिहाद। ये तो इस पार्टी की ज़हनियत है कि जो लोग मेहनत करके, गरीब बच्चे पढ़ लिख के कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, उनका ये क्रेडिट और डिस्क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं।
दूसरी बात, इनकी सरकार में पिछले 1 साल में 14 करोड़ रोजगार खत्म हुए। 14 करोड़, ये यहाँ 3,000 और 4,000 और 3 लाख की बात बिल्कुल बेईमानी है। 14 करोड़ जॉब पूरे मुल्क में खत्म हुए। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं। और वो ये कह रहे हैं कि 40 करोड़ जॉब खत्म हो गए इनकी सरकार में। तो एक तो ये बेरोजगारी का आलम, और अर्थव्यवस्था की हालत में बता चुका कि 30% नीचे घाटा गया है जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, लेकिन अनिल जी, जो 1947 से आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। इतने बड़े बड़े ओहदे पर रहे और उस बीच एक बीजेपी की भी सरकार एक बिल्कुल कीर्तिमान कायम कर दिया। बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन आपके साथ क्या कभी ऐसा भेदभाव हुआ जो आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं? वो सवाल आपसे ये पूछ रहे थे कमर अली जी। देखिए ये पब्लिक फोरम है। पब्लिक फोरम में मैं पर्सनल इश्यूज उठाना या उसको डिफेंड करना उसके खिलाफ हूं। यहां हम समाज की बात कर रहे हैं। यहां एक अफसर की या एक आदमी की या एक प्रवक्ता की बात नहीं हो रही, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। मैं पर्सनल डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये आंकड़े तो अवेलेबल है कि 14 करोड़ बेरोजगारी हुई है। उस पर जवाब देना चाहिए आरएसएस को। मैं जवाब दूंगा अगर कहिए तो। इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इनका सारा ध्यान बुनियादी तौर पर जो हिंदू मुसलमान, छोटी जात बड़ी जात, इसमें लगा रहता है। इनके पास फुर्सत नहीं है गवर्नमेंट चलाने की। चलिए, और ना ये करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छे से चले। जवाब दीजिए। 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने अभी पिछले 6 महीने में कब्जा कर लिया। जो विफलता है उसको छिपाने के लिए और 56 इंच का सीना जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा इनकी पार्टी का। हर बार यही मुद्दे होते हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं। किसानों के 3 कानून ले आए। ठीक है, चलिए अंसारी जी जवाब लेते हैं कमर अली जी से। मैं वहां चालू करता हूं। और किसानों के लिए बिल्कुल बिचौलियों की बात करते थे और डाल दिया बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के किनारे। आप रहे थोड़ा बात तो सुन लीजिए, दूसरे की बात सुन लीजिए। जब तो आपने बुराई करी, कोई बात ही तारीफ भी तो सुन लीजिए। आपकी बात तो सभी सुन रहे हैं। इनकी पूरे विश्व में कोरोना, आप जानते हैं कि हम विकसित देश नहीं थे, विकासशील देश थे। कम संसाधनों, जितने हमारे पास संसाधन थे उस सब सीमित संसाधनों में हमने काम, और हम काम कर रहे हैं। आप बताइए, दुनिया में कोरोना में जितनी मौतों को हमने रोका है उतना विश्व में अमेरिका भी नहीं रोक पाया। मैं आपको बताऊं, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। कोरोना काल में जिस तरीके से हमने काम किया, जो नौकरियां जांच करते करे, पूरी दुनिया का महामारी, पूरी दुनिया का भाई आंकड़ा पेश कर रहे हैं। ठीक है, हमें पूरी दुनिया के लिए हमें भारतवर्ष की बात करना है। हम भारतवर्ष की बात करें क्योंकि हम भारतवर्ष पे रहते हैं, इसलिए भारतवर्ष की बात हमें करना बहुत लाजमी होगा हमारे लिए। हमने जो भी, मैंने आपको योजनाओं का पहली बार में नाम गिनाया, उन गरीबों को मिली और आज को मिल रहा है। अनीश भाई ने दूसरा सवाल किया, जिस तरह के सवाल किए, ठीक है, आज रहे। देखिए, जो भी लोग काबिलियत होते बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। मैंने कहा कोई जाति धर्म की हम नहीं करते। क्या अनीश भाई एक बात का आप जवाब देना चाहेंगे, क्या जो पीसीएस में नियुक्ति हुई कि श्री अखिलेश यादव जी मिनिस्टर थे, एक ही जाति विशेष क्या योग थी जो पीसीएस में आ गई थी? अरे भाई, कुछ ऐसी बातों को करिए जो आम में अच्छा संदेश जाए, कम से कम लोगों में अच्छा संदेश जाए। अनिश भाई, मैं व्यक्तिगत किसी की बात नहीं करता हूँ कि मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ। अगर किसी यूनिवर्सिटी का वीसी हो गया तो वीसी हो गया, वो वीसी कहलाएगा। अगर कोई सीएम हो गया तो सीएम कहलाएगा, चीफ सेक्रेटरी हो गया चीफ सेक्रेटरी कहलाएगा। व्यक्तिगत कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन आप एक ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, ओहदे पर, आप आज सारी खूबियां आपको दिख रही है। 65 साल में आप बताइए, जो देश से हमारे बाद आजाद हुए हैं, हमारे बाद, वो विकसित कैसे हो गए? आपने कभी इस बारे में बात करी? कांग्रेस से आपने जवाब मांगा? लेकिन कमर अली जी एक बार फिर से मुद्दे पर लौटते हैं, बेसिक सवाल पर आते हैं, बेसिक सवाल पर आ जाते हैं एक बार। कमर अली जी देखिए, ये बातों का जिक्र हो गया, आरोप प्रत्यारोप खूब हो गए। नफरत की राजनीति करने का आरोप बार बार आपकी पार्टी के ऊपर क्यों लगता है? समाजवादी पार्टी फिर यही बात कह रही है, सांसद साक्षी महाराज के बयान को कोट करते हुए। नफरत की राजनीति कहाँ चालू होती है, ये हमें आप बताइए। नफरत की राजनीति नियुक्ति चालू होती है। 5-5 4 जिले के 25 लोग सिपाही दरोगा बन जाते हैं, तहसीलदार बन जाते हैं। ये नफरत की राजनीति नहीं है। पीसीएस में एक ही लोग आ जाते हैं, नफरत की राजनीति नहीं है। किसने चालू किया इस नफरत की राजनीति को, बताइए मुझे। उत्तर प्रदेश और लोग योग नहीं। ठीक है, वो ऐसा
उनके ऊपर जो आरोप है वैसे ही आपके ऊपर भी है कि भाई अब अनुपात के हिसाब से शमशान होना चाहिए, अनुपात के हिसाब से कब्रिस्तान हो। देखिए, उसके लिए हमारी पार्टी निर्णय लेगी। मैं फिर आपसे एक बात कह दूं, मेरा फिर कहने का मतलब है, गांव में एक हमारी मुस्लिम पार्टी परिवार का, कभी भी किसी कोई के एक साथ- मुस्लिम परिवार भी रहता है तो उसके पास शमशान की भूमि बहुत बड़ी है। हम लोगों को खेतों पे जाना पड़ता है, गंगा के किनारे जाना पड़ता है। सुनिए, हिंदुस्तान में सबको अपना हक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी एक व्यवस्था है। उस हिसाब से देखिए कानून। कमर अली जी, मुझे लगता है कि आप साक्षी महाराज को ये बात समझा दें, ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ बैठे हुए सारे लोग समझ रहे हैं उस बात को, बस ये साक्षी महाराज को समझाना है आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आपके बड़े नेताओं की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, योगी जी की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप हो सकता है आपकी बात को समझें। 33 लोग सभा मेंबर हो जाते हैं, 33 लोग एक ही परिवार के मंत्री बन जाते हैं, लाल बत्ती घूमते हैं। अभी देखिए परिवार राज्यसभा की देख रहे हैं, किसको दे दी, चाचा को दे दी राज्यसभा। अरे यार साक्षी महाराज से बात करो ना। आप कार्यकर्ता आपके पास चलिए। क्या मेरे भाई विवेक, और कुछ नहीं बोला। चलिए। अरे विवेक जी को राज्यसभा भेज देते। विवेक साइलर जी, देखिए बार बार देखिए एक ही सवाल मैं कई बार पूछ चुका हूँ। एक ही सवाल कमल अली जी से मैंने बहुत बार पूछा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए अगर ऐसा बयान दिया है तो एक तो वो ये किनारा कर रहे हैं कि ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए, पार्टी फोरम पर इस पर उचित कार्रवाई होगी। साइलर जी, अरे हम आयुष जी देखा जाएगा कि क्या कार्रवाई हुई और क्या संज्ञान। बस एक बात, जी अंसारी जी आऊंगा मैं अभी आपके पास, एक बार साइलर जी की बात कंप्लीट हो जाए। विवेक साइलर जी, आयुष जी ये देखने वाली बस, बात अच्छा। होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पे क्या संज्ञान दिया और क्या कार्रवाई की, क्योंकि इससे पहले भी किसी पे कार्रवाई नहीं की। जहां तक कुलदीप सिंह सेंगर की बात हुई शुरू में, उससे भी हाई कोर्ट ने सरकार लगाई थी उत्तर प्रदेश की सरकार को कि साल भर हो गया चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हो रही है, तब जाके दाखिल हुई थी। यहाँ बैठ के झूठ बोलने से फायदा नहीं होगा ना। देखिए साक्षी महाराज को उससे भी चर्चा करना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 20 से ज्यादा साधुओं की हत्या हो, लेकिन साक्षी महाराज ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि वो खुद भी साधु है, हमारे मुख्यमंत्री भी साधु, एक शब्द नहीं बोला। आज भी उन्नाव में एक मिशन शक्ति जो चला रहे हैं, एक प्रबंधक एक महिला प्रधानाचार्यों से बदतमीजी की, आपकी पट्टी चल रही, उससे साक्षी महाराज को नहीं नजर आता है। आप साक्षी महाराज नहीं देख रहे कि उन्नाव उनके क्षेत्र से, जाजमऊ से, बंसरा से चमड़े का उद्योग खत्म होता जा रहा है, लोग बिलख रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश चले गए और आप अपने आप को अमेरिका, जापान से कंपेयर करते हैं, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं। 14 करोड़ नौकरी चली गई, लोगों को जेब में कल में निकला था, मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं, कल दशहरा था और मार्केट एकदम सन्नाटा था, लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और यहाँ बैठ के कमर अली भाषण दे रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे भाई नहीं साइलर जी, देखिए भाई मार्केट में सन्नाटा इसलिए भी था कि भाई कोरोना के चलते आयोजनों पर पाबंदी थी, कोरोना के चलते आयोजन पर पाबंदी थी। क्या एक्शन लिया आपने विधायकों के खिलाफ? क्या एक्शन लिया आपने? जो विधायक आपका हत्यारे के साथ खड़ा था उसको तो आप फुल माला फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी। चलिए विवेक जी, आपने बढ़िया बात कही है। देखिए जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए सांसद साक्षी महाराज को, जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए उस पर नहीं बोलते, उससे इतर वो सब पर बोलते हैं, उससे इतर वो सब पर बोलते हैं। ठीक है साइलर जी, आपकी बात का मैं जवाब ले लूंगा। साइलर जी आपकी बात का मैं जवाब ले लूंगा। साइलर जी ठीक है, ठीक है साइलर जी, आपकी बात का मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन अंसारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। अंसारी जी बस एक बात, छोटी सी बात। जी देखिए अभी बीजेपी के बस ये क्रेडिट लेने की कोशिश की कि कोरोना को इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। अब जरा आंकड़े देखिए, हाँ, हिंदुस्तान में हर 10 लाख की आबादी पर, 1 मिलियन की आबादी पर 83 मौतें हुई हैं, 83। बांग्लादेश जो हमारा पैदा हुआ मुल्क है, मिसेस गांधी ने पैदा किया, उसमें 34 डेथ हुई, आधे के करीब 10 लाख पे। चाइना में 3 डेथ हुई, नेपाल में 25, जो बिल्कुल छोटा सा मुल्क है। तो ये कहना कि कोरोना को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, ये फैक्ट से कहीं साबित नहीं हो रहा है। एक और चीज देख लीजिए, कोरोना के जमाने में हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक साल में -10% पे चली गई, -10%। 2019-20 उसी पीरियड में
बांग्लादेश 4% दे रहा है ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ। चाइना 2% दे रहा है। अब हम लोग जब पड़ोस के मुल्कों से भी गए गुजरे हो गए, ना तो हम मौतें संभाल पा रहे हैं, ना इकोनॉमिक संभाल पा रहे हैं। उस माहौल में बीजेपी जो हिंदू मुसलमान, छोटी जात बड़ी जात, ये हाथरस में इन्होंने ठाकुर और शेड्यूल कास्ट को लड़ाने की कोशिश की। ठाकुरों की पंचायत अलाउ की और जो दलित लड़की थी उसके साथ, उसके खानदान के साथ जाति की। तो इनसे गवर्नमेंट समझ नहीं रही। ये वोटर की जिम्मेदारी है, इनको निकाल फेंके 2022 में और 2024 में। ठीक है, चलिए कमर अली जी। अनीस भाई, जिस पार्टी में इस समय नेता है कांग्रेस में, मुझे एक बात का जवाब चाहिए कि 65 साल में इसको आपने विकासशील देश क्यों रखा, विकसित क्यों नहीं किया? आपके शशि थरूर जी लाहौर की सभा में ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने काबू पा लिया। लफ्ज देखिए, पाकिस्तान ने काबू पा लिया और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। 24 करोड़ जनसंख्या मध्य प्रदेश की है, 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और 22 करोड़ पाकिस्तान की है। उनको तुलना करना चाहिए था योगी जी से, बताना चाहिए था योगी जी कितना काम कर रहे हैं, जिनकी हमारी प्रधानमंत्री जी ने तारीफ करी थी। आप बताइए, आपकी मानसिकता क्या है? आप इसको विकसित नहीं कर पाए 65 सालों में। आप जाते पाकिस्तान की तारीफ करते हैं जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से कम है। आपने इस देश को, जिसके नेता है अनीस भाई, आप वक्त पे आज की तारीख में कांग्रेस की आपने सदस्यता ली है, उसको आपने एक सवाल तो पूछना चाहिए। आप सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, आपको पूछना चाहिए कि इसको विकासशील क्यों रखा। अरे भाई, पूछिए उनके प्लेटफॉर्म पे ना, हमें 65 साल दीजिए, इसको विकसित करके हम आपको देंगे। चलिए कमर अली जी, लेकिन सांसद साक्षी महाराज को अपने स्थानीय जो मुद्दे जिनका जिक्र साइलस जी कर रहे थे, उसकी चिंता से ज्यादा हिंदू मुसलमान की चिंता क्यों होती है? मैं साइलस जी की एक बात का जवाब देता हूँ, सुनिए। हर बार ऐसे ही बयानबाजी क्यों करते हैं? पाकिस्तान, अरे सुनिए, इन्हें एक बात कही किसानों के बारे में, विवेक भाई ने, तो विवेक भाई का मैं जवाब देता हूँ। 15 साल राज करने के बाद इन्हीं ने अन्नदाता के हाथ में कटोरा दिया था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अन्नदाता 15 साल हुकूमत करने के बाद हमने पहली कैबिनेट में उनको 1-1 लाख रुपए का कर्जा माफ किया है, उनको कर्जा मुक्त किया है सरकार ने। आज हम किसान भाइयों का डायरेक्ट बाजरा खरीद पहली बात हमारे क्या हुई है। ये खरीदारी नहीं करते थे, ये क्या करते, ठेकेदारी सिस्टम इनके पास था। और उसके बाद जो राशन की दुकानों का अनाज जो आज किसान भाइयों का हमारी गवर्नमेंट खरीद के बांट रही है, ये क्या करते थे, किसान भाइयों का राय नहीं खरीदते थे, हरियाणा सरकार से गेहूं को खरीदते थे, हरियाणा सरकार से। और हरियाणा सरकार से खरीदने के बाद ये राशन की दुकान को इस्तेमाल को बेचते थे। ये सोचिए कितना दिमाग लगाती थी सरकारें समाजवादी की, कि एक तो यहाँ किसान भाइयों का गेहूं नहीं खरीदेंगे, चावल नहीं खरीदेंगे, उसे ठेकेदार खरीदेंगे जितने ऑन रेट में, और उसके बाद योगी गवर्नमेंट का ये नुकसान करते थे, हरियाणा सरकार से खरीदते थे और सरकारी राशन की दुकानों को माल सप्लाई करते थे। अब आप बताइए कितना घाटा किया नहीं यूपी सरकार का? क्या आपने उत्तर प्रदेश को मजबूत नहीं किया, आपने कमजोर किया। लेकिन सांसद साक्षी महाराज को कौन समझाएगा ये? कमर अली जी, सांसद साक्षी महाराज को कौन समझाएगा ये कि शमशान और कब्रिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर वो इस विषय पर थोड़ा ध्यान दे देते और बता देते कि भाई यहाँ की जो उद्योग हैं वो यहाँ से उठ के बांग्लादेश क्यों चले जा रहे हैं? हमेशा ये कम्युनल बातें क्यों करते हैं सांसद साक्षी महाराज, और अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हो सका है? इस बार उम्मीद कैसे करेंगे? देखिए, उद्योग, जहां तक की उद्योग की बात है, उद्योग के मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सख्त है। कल आपने देखा कि रोजगार के लिए कल भी गरीबों को लोन बांटा गया, लगातार गरीबों को लोन, रोजगार बढ़ावा दिया जा रहा है, गरीब के हाथ में पैसा दिया जा रहा है। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि रेवड़ी दुकानदारों को 10-10 हजार रुपए लोन दिया गया। ये पहली बार शख्स हुआ है कि आप नाम बताइए, अगर आप काम करते हैं, आप फुटपाथ पे बैठते हैं, पैसा लेके जाइए। तो ये योजनाओं पे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। कभी भी किसी सरकार ने, मैं आपको बता दूं, लीजिए सब कुछ काम प्रधानमंत्री करेंगे तो सांसद क्या करेंगे? सवाल यही है ना कि कौन समझाएगा साक्षी महाराज को? आप समझा रहे हैं, ये समझा दीजिए साक्षी महाराज को, पूरा झगड़ा ही खत्म हो जाए। साइलस जी, चलिए ठीक है, समय मेरे पास कम है। कमर योजनाओं पे काम करते, ठीक है। साइलस जी देखिए, भारतीय कमर अली साहब ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही समाजवादी पार्टी को। तो योगी जी वही मुख्यमंत्री है ना, आयुष जी, जिन्होंने जाके कहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि किसान गन्ना क्यों बोता है, गन्ना उगाने से तो डायबिटीज हो जाती है। ये योगी जी आप ही के थे ना। उन्होंने कहा आपको फूल की खेती करनी चाहिए और सब्जी की खेती करनी चाहिए, आप लोग गन्ना क्यों बोते हो? गन्ना बोने से तो डायबिटीज हो जाता है। अरे भाई, गन्ना चालू करिए विवेक भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने? चालू किया भाई। कमर अली, आप चुप हो जाओ ना, मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए ना मुझे। अरे सच बोलिए विवेक भाई, हम आपके साथ सच बोलिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आयुष जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमर अली का जूता और मेरा सर
अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अरे पढ़ के आया करो कमर अरे अली। चलिए ठीक है विवेक कमर जी, अली विवेक पढ़ जी के थोड़ा आया बात करो, ठीक है झूठ मत बोला करो। चलिए विवेक जी बात आगे बढ़ाते हैं, विवेक जी आप बात आगे बढ़ा लेते हैं तो कि समय कम है थोड़ा। कमर अली जी ठीक है, कमर अली हो गया। देखिए पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। देखिए पब्लिक के डोमेन में सारी चीजें सब समझ रहे हैं, पब्लिक डोमेन में चीजें हैं लोग समझ रहे हैं। ठीक है विवेक जी कंटिन्यू करें ये वही जल्दी। सरकार है ना, ये वही मोदी सरकार है ना जिसने बुंदेलखंड में ट्रेन के खाली टैंकर भेज दिए थे जब सूखा पड़ा था। आपकी वही सरकार है ना, खाली ट्रेन के टैंकर आए जिसमें पानी भर के आ रहा था, वो खाली आए। ये आप ही की सरकार है तो हमको ना पढ़ाई। और ये वही सरकार है जो स्मार्ट सिटी दे रही, जो बुलेट ट्रेन दे रही थी, जो डीजल पेट्रोल और एलपीजी को नीचे कर रही थी। आज प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है, आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है, और कमर अली यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 15 लाख का तो जुमला निकल ही गया। बुलेट ट्रेन चली, जो ट्रेन चलने वाली थी वो भी मजदूरों को लेकर 9 डेस्टिनेशन पे पहुंची है। चलिए बुलेट ट्रेन कब चलती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन उससे भी पहले ये जो बयानबाजी की बुलेट ट्रेन चल रही है इस पर लगाम कैसे लगाएंगे कमर अली जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और जितना जल्दी हो जाए मुझे लगता है कि उतना ही बेहतर होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि सांसद साक्षी महाराज हमेशा से विवादों में रहते हैं और इस बार भी जब उन्होंने चुनावी कमान संभाली तो फिर से विवादों के साथ उनका नाता जुड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन देखना यह है कि अब इस बयान को लेकर के आगे जो राजनीति है वो कहां तक जाती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।